औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा वअमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है। तो ये कशिश सकल का चैप्टर है। आज एक्सरसाइज की बात करनी है और पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस। जमीन की जो कशिश की कुव्वत है, कुछ थोड़ी सी चीजें जरा पहले बता दूं बच्चे। आपको एक चीज तो याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, 1/0 क्या होता है, तो अनडिफाइंड बाय 0। 1/∞ क्या होगा? जब आप 0 के लात आदाद हिस्से करेंगे तो पीछे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उस दिन मैंने 1 अरब हिस्से करने का कहा था, तो हमारे खुशी ने यह कहा था कि सर मैं कहूंगा कि अब सिर्फ पिज्जे को सूंघो ही, खाना नहीं। मैंने 100 बंदे कहे थे तो आपने कहा था 4 लो बाजारे। तो जब मैंने 1 लाख बंदे या 1 करोड़ या 1 अरब बंदों की बात की थी तो आपने कहा था 1 पिज्जा, तो फिर मैं उनको सूंघाऊंगा ही, खिलाऊंगा। तो ये इन्फिनिटी जो है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से आप डिवाइड करें तो बहुत बड़ा नंबर है। ये एक सेंस है, एक नंबर नहीं है, एक इंक्रीजिंग सेंस है। तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बराबर होती है कैपिटल G स्मॉल m, m1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय। तो बेटा अगर नीचे डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाए, लामहदूद हो जाए, तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी आ जाएगी? आप कुछ बात समझ आई या नहीं आई? और अगर एक बॉडी को जमीन के सेंटर पे लाके रख दिया जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, नहीं पता क्या हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि क्योंकि जमीन के सेंटर पे दूसरा मैस भी तो 0 हो गया ना, तो कुछ चीजें इंशाल्लाह आपके साथ आगे बातें करूंगा, लेकिन इन चीजों को माइंड में रखिएगा। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो कहां पे वैनिश कर जाती है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्या, वो जो सिंबल मैं बनाता हूं। तो द वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेज विद, G की वैल्यू इंक्रीज करती है इंक्रीज इन मैस से। अब बॉडी इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड से वो तो कम हो जाती है, डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड से बढ़ जाती है। तो बेटा ये C है, ठीक है, याद है ना फॉर्मूला? द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट 1 अर्थ रेडियस हमने निकाला भी था। तो अगर जमीन के रेडियस के बराबर हाइट हो जाए तो ऊपर कैपिटल G कैपिटल M, नीचे था R प्लस R 2R, और का स्केल लिया था तो 1/4 बार आया था। तो 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ G आ जाता है। याद आया नहीं यार? द वैल्यू ऑफ G ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो आपको पता है मैथ जो वेट होता है mg के बराबर होता है। तो अगर आप m 100 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। याद है फार्मूला mg? तो ये बच्चे आपको फार्मूले सारे आते हैं। द आल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, आल्टीट्यूड कहते हैं किसको? हाइट को। सुन रहे हो? तो द आल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, वो कितना होता है? बताओ कि सबसे ज्यादा आपको बताया था। वेरी गुड। तो ये 42,300 किलोमीटर्स ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट है। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है, तो लिहाजा इनको आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे चलूं, जो भी सबसे ज्यादा नहीं, ये इतनी होती है।
सबसे ज्यादा। ये कोई रूल नहीं है, जितनी है उतनी बतानी है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, तो ये बेटा मैंने आपको लास्ट टॉपिक में अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि हाँ 8 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ याद आया? जब हमने ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला प्रूफ किया था तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के 2900 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको याद है, तो आपने बता दिया मुझे, तो शाबाश। आगे चलूं मैं? 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, 8 मीटर्स पर सेकंड नहीं थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, तो ये किलो है, 30 किलो हो गए ना, तो 8000 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। What is meant by the force of gravitation? Definition कर सकती है? The force with which every object in this universe attracts the other object towards its center is called the force of gravitation. इसकी डेफिनेशन मैं आप बच्चों को लिख के दे चुका हूँ, समझी हुई है ना? अच्छा चलो अब देखो आगे, ये मैंने अब आपको ये एक्सरसाइज हो गई। तो ये बच्चे आपका व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड द, ये डेफिनेशन आ गई। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? तो both attract each other. We and Earth both attract each other. Earth is attracting with larger force. Which one is attracting with larger force? Both are attracting with the, ये जवाब गलत हो गया ना, इक्वल होती है। अच्छा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं जमीन को किस फोर्स से खींच रहा हूं? अपने वेट के बराबर, तो जमीन मुझे किस, मेरे वेट के बराबर। आपको मैंने ये कंफर्म कराया कि न्यूटन थर्ड लॉ जो मोशन है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ कंसिस्टेंट है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है, वो वायलेट नहीं होता। ठीक है ना? मैंने आपको फील्ड के इंटरेक्शन का भी बताया था, याद है? ऑरा की बात भी हुई थी, और लेना। तो अर्थ, ठीक है, वी बोथ अट्रैक्ट विद द सेम फोर्स, बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर, बोथ अट्रैक्ट टू नहीं, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, विद बोथ अट्रैक्ट विद सेम फोर्स। दूसरे सवाल का जवाब यू आर अर्थ, तो बोथ अट्रैक्ट, दोनों अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। What is a field force? A force that do not require any physical connection for its application. याद आया? That is called the field force. So the gravitational pull of Earth acts on the body whether the body is in contact with the Earth or not. This force is called the field force. आप इसे भी कह सकते हैं। और a force that do not require any physical connection or contact. ठीक है? For its application, for its effect is called the फील्ड फोर्स। और उसकी एग्जांपल आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स दे देनी है। एग्जांपल्स मैंने डिफाइन करवाया हुआ आपको वैसे। तो व्हाई अर्ली साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? जो शुरू के साइंस, मैंने ये सवाल पूछा था ना कि शुरू के साइंसदानों को ग्रेविटेशनल फोर्स का पता क्यों ना चला कि जमीन चीजों को खींचती है, सिर्फ न्यूटन बाबा को क्यों पता चला? याद आया नहीं यार? तो न्यूटन बाबा को इसलिए पता चला कि न्यूटन बाबा को पता था कि फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। उसको ये पता था कि जिस सिम्ट में फोर्स लगेगी बॉडी उसी सिम्ट में एक्सेलरेट करेगी। द अर्लियर साइंटिस्ट नेवर थॉट अबाउट द बॉडीज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। द अर्लियर साइंटिस्ट नेवर ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सो दे कुड नॉट गेस अबाउट द। बिल्कुल वही बात नहीं समझ आया? अर्लियर साइंटिस्ट ने पहली बात तो सोचा ही नहीं, किसके बारे में? गिरती हुई बॉडीज के बारे में। क्यों सोचते? जब उनको जिनको पता ही नहीं था कि फोर्स और मोशन में क्या ताल्लुक है। they don't have any idea about the relation between the force and acceleration, that is the change in motion. जब आइडिया नहीं था तो कैसे सोचते? बॉडी फॉल तो कर रही है, मोशन तो है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इसके पीछे भी कोई क्या होगा, मोशन इफेक्ट है ना। जाती नहीं है उस साइड पे, कोई लड़का नहीं जाता, कोई लड़की नहीं जाती उस साइड। बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या आ रहा है उसमें? तो मतलब पीछे क्या होगी? फोर्स होगी। लोगों को पता ही नहीं था। समझ आया? यू आर गोइंग राइट बट यू आर नॉट सेइंग। मैस्ट्री क्या? फोर्स है। अगर चेंज इन मोशन आ रहा है, शेप लटका हुआ था, वेलोसिटी क्या थी? टूटी डंडी, वेलोसिटी चेंज हुई तो किसी फोर्स ने की होगी, और जिस सिम्ट में सेव किया फोर्स भी उसी कौन सा लॉ कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड फोर्स लगी ना जिस सिम्ट में, उसी सिम्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगा। हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज फील्ड फोर्स? आप कैसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली एक्ट्स ऑन द बॉडी दैट आर इन कॉन्टैक्ट, दैट आर
that are in contact with earth but या in can that are in contact, यहाँ पे in आएगा, बाकी सब जवाबात आप अच्छे तरीके से in contact with the earth but it acts on every body whether the body is in contact or not, it decreases as we go away, बस ये यहाँ फुल स्टॉप यहाँ तक भी कह सकते हैं, ठीक है। so therefore, ठीक है, the gravitational force is called the field force, it decreases as we go away from the center, जैसे हम दूर जाएंगे कम हो जाएगी, so we can say it is the field force. field force हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जो डिस्टेंस बढ़ेगा कम हो जाएगी। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, आपको याद है क्या था कि किसी भी पॉइंट पर, इधर पहले चले डेफिनेशन क्या थी, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट मास, असल बात ये है, बाकी सब छोड़ो, नहीं समझ आया जी बच्चे। फोर्स पर यूनिट मास अले क्या बच्चे, इधर देख, ये द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, 1 kg मास का क्या वेट होगा किसी पॉइंट पर, जमीन कितनी फोर्स लगाकर खींच रही है, छत पे ले जाए कितनी फोर्स, यहाँ पे उस पॉइंट पे जो जमीन उस मास पे फोर्स लगा रही है ना यूनिट मास पे, वो फील्ड की शिद्दत है, स्ट्रेंथ है, कुव्वत है, समझ आ गया। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप यहां से शुरू करें, पर यूनिट मास के बाद लगा दें इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो असल चीज ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स पर यूनिट मास, और ये क्या बनता है, W/m, G आएगा, दैट इज, याद आया, ये लिख देना यहां पे। Why law of gravitation is important to us? Law of gravitation हमारे लिए क्यों अहम है? एक है we can calculate the value of G, small g. Original field strength we can calculate the field strength. दूसरा we can calculate the mass of Earth. तीसरा बता we can calculate the value of G on Moon, on Mars, on Jupiter, on different planets, on the surface of Sun. We can calculate the variation in the value of G by using the law of gravitation. जनाब मुझे आप आखिरी यूज बता दो। We can calculate the orbital velocity of any satellite at a specific height. कि अगर मुझे इस हाइट पे एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द छोड़ना है तो what will be its orbital velocity, दिमाग में था। Why law of gravitation, तीन यूज, तो क्या कहना है, law of gravitation is important to us because of following reasons. अब लिख दोगे, the gravitation law is very important to us because by using this law we can find the mass of Earth. This law helps us to find the value of G of different heights on the surface of Earth. This law helps us to calculate the value of orbital velocity of any satellite at a specific height. तो यहाँ पे नहीं था इसलिए नहीं होता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लोगे, ये उसकी डेफिनेशन, ये उसकी एक्सप्लेनेशन, M1 M2 अकॉर्डिंग टू लॉ, ये बिल्कुल वही जोर जो मैं रात में आपको, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक शक्ल सा बना देना, ठीक है, सिर्फ शक्ल सा बना देना। तो हियर इट्स वैल्यू इज दिस, डेफिनेशन भी दे सकते हो। हाउ मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, मालूम कर सकते हो? यस, हाउ, यस, कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या फार्मूला था, अब याद करो, लिखा था F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये बॉडी का, ये मास ऑफ मून है, स्मॉल m इसलिए डाला मैंने, मास ऑफ मून, नीचे उसका रेडियस आ जाएगा। अब ये जो फोर्स है ये उस बॉडी का वेट होगा किस पे, मून पे, और ये ग्रेविटी की वैल्यू होगी मून की सरफेस पे, सुन रहे हो? तो स्मॉल m से स्मॉल m, तो G एट मून विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये इसकी सबस्क्रिप्ट है। तो जो मास ऑफ मून आएगा वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ G ऑन मून, R स्क्वायर रेडियस ऑफ मून है, ये रेडियस ऑफ मून है, ये रेडियस ऑफ मून है, कैपिटल G तो हमेशा कांस्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ G ऑन मून चाहिए और रेडियस ऑफ मून चाहिए, बस दो चीजें चाहिए। कैपिटल G तो हमें पता है ना, तो लिख लोगे अब, in order to find the mass of moon we should know the radius of moon as well as the value of G on the surface of moon, nothing more than this. Why does the value of G vary from place to place?
तो आपने कहना है बाय फार्मूला, मैंने जो जवाब दिया था मैंने कहीं लिखा हुआ उसका जवाब, ये सिंस g at the surface of earth is given as and the value of g at some height is given by this formula। तो ये फिर मैंने कहा था अगर r इसके बराबर आ जाए तो फिर ये कहना है। अब फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्यों चेंज होती है, तो आपने पहले ये कहना है, ये मैंने जो लिखा ना, ये तो पूरी स्लाइड लिखनी है। उसके बाद पता आपने क्या कहना है, सिंस द altitude of a place या altitude changes from place to, जो h है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्या होता है, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g changes from place to place। बस ये सारा लिख के कहना, सिंस h changes from place to place, altitude changes from place to, all places do not have same altitude, do not have same height from the surface of, altitude पे से हाइट ली जाती है, किसके लेवल से हाइट ली जाती है altitude, मतलब यूं यूं होती है, यूं फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी लेवल से किसी बॉडी की जो हाइट होती है, किसी जगह की हाइट होती है, उसका ऑल्टीट्यूड होता है। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी ठीक है। द सरफेस, ठीक है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट स्मूथ, समझ आ गया। एट डिफरेंट प्लेसेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ, देखो जमीन पे कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं समंदर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसा ही है। तो इसलिए क्योंकि जमीन के सेंटर से डिस्टेंस मुसलसल वेरी करता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी भी वेरी करती है। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द ऑल्टीट्यूड। तो जनाब आपने सिर्फ ये फार्मूला दे देना, वो स्लाइड जो मैंने कही है ना, ये क्या कर, नीचे ये जुमला डाल देना, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सो इट डिक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। ये फार्मूला क्या कह रहा है, लास्ट फार्मूला जो मैंने लिखा कि जो जी की वैल्यू है उसका वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे। जब ऑल्टीट्यूड वेरी कर रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या करेगी, ये लिखा, ये फार्मूला लिख के इसके बाद ही डाल देना, वैल्यू जी इज इनवर्सली, यहां से कहना ना हेंस, क्या कहना, यहां से ये कह देना हेंस, मैंने कहीं पीछे लिख के दिया था वैसे, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दिया था जवाब मैंने, ये लिखा नहीं, दिस इंप्लाइज दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन लिखे ना यहां से, ये जो लिखी है लास्ट, इसके बाद ये डाल के ना, तो फिर बेटा ये लिख देना जो आपकी बुक पे यहाँ लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सो इट डिक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा इसमें डिक्रीज आएगा, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स, तो सी लेवल पे ऑल्टीट्यूड कम हो जाएगा और हिल्स पे ज्यादा हो जाएगा, तो जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगी। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेंट इनटू द स्पेस बाय साइंटिस्ट एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, these objects, मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी वैसे आपको। How Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of satellites, so it helps us to calculate the velocity of the artificial satellite। तो फिर कहना कंसीडर, यहाँ से ये कंसीडर करेंगे भी, ये m यहाँ से कंसीडर कर लिया ना उन्होंने, तो फिर आपने पूरा ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला निकाल के देना, समझ आ गया, हाँ कैसे आपकी हेल्प करता है, तो ये फार्मूला निकाल के देना ऑन, बस यहाँ तक, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ जी एट दैट हाइट पर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, फार्मूला याद रखना ना, नहीं समझ आ रहा, आपने कहना वी कैन कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट बाय दिस फार्मूला। क्या है आंसर, ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट वी वी ओ ऑफ ए सैटेलाइट is given by following formula। ताकि पता चले पढ़े लिखे बच्चे, तो v ऑर्बिटल बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एच मल्टीप्लाई आर प्लस एच, ठीक है। तो फॉर्मूला शोज दैट, ठीक है, दिस फॉर्मूला शोज दैट, ये इक्वेशन 1 शोज दैट। अब आप लिखे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, फॉलोइंग लिख देना, द वैल्यू ऑफ जी एट द गिवन हाइट, वही बात है, एंड इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑल्टीट्यूड, ये आर प्लस एच टोटल ऑल्टीट्यूड है, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं,
वैसे हाइट को हम अल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कहते हैं ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बताइए जी। जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में छोड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब आपको मिला हुआ है, बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स देयर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0, so therefore we do not have to change the direction of the dish antenna that is receiving and sending the signals to these satellites. Simple जवाब। अब पढ़ लो, the communication satellites are stationed का मतलब उनको छोड़ा जाता है at geostationary orbit so that they complete their one revolution around the earth in a time as the earth takes to complete its one revolution around its axis. In this way we get the correct information about the atmosphere, about the world. In addition to this, we do not need to change the direction of this antenna. समझ आया? मैं अगर इसका जवाब दूंगा आपको तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे थोड़ा सा आपने गौर फरमाना है। इधर ये मैंने मेरे ख्याल में इस पेज पे कहा था या इस पेज पे कहा था, I have to tell you, yes, ये क्या कहना है? द वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। इतना लिख के ना, इतना लिख के फिर आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0 ड्यू टू दिस, ठीक है? ड्यू टू दिस द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस and the time required by the geostationary satellite to complete its one revolution are equal। को बंदा पूछ ले why the velocity of the geostationary satellite is, ये आप रीजन वाला सवाल है, is 0 with respect to earth, तो क्या जवाब देना? because the time taken by the geostationary satellite to complete its one revolution around the earth and the time taken by the earth to complete its one rotation around its axis both are same। एक वो टाइम है, ये टाइम है, therefore the relative velocity of the geostationary satellite with respect to earth is, तो आपने ये कहना बिकॉज ये यहाँ से the communication satellites are stationed at geostationary orbits because the velocity of the geostationary satellite with respect to earth is 0। due to this we get the correct information, मैं कहूँगा यही, due to this we do not need to change the direction of the dish antenna and we correct that we get the correct information about the atmosphere and about other bodies, about the space, ठीक है? समझ आया? तो जनाब अब आपकी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इशू रिजॉल्व्ड। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100, तो मुझे 1000 सॉरी, तो मुझे अब जनाब आप बुक पे आने दीजिए या मैं इधर से करा दूं, बताइए कितने हैं न्यूमेरिकल? 10। फॉर्मूले बस आपको आने चाहिए और कुछ भी नहीं। अब देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड करनी है, दो स्फीयर्स दोनों का मास क्या है? ईच ऑफ मास 1000 kg। तो जनाब आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 का डाटा नंबर M1 भी 1000, M2 भी kg, और अब कुछ चीजें आपको खुद लिखनी है। डिस्टेंस कितना दे दिया उन्होंने? 0.5 मीटर ही दिया ना, अगर मीटर में नहीं है तो आपने मीटर में चेंज करना। अब कैपिटल जी आपको खुद लिखना होता है, भूल जाओ, पर केजी स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसको नहीं आता ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी स्मॉल एम एम। अब यार अल्लाह के बंदो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस M1 कितना है? 1000 का स्क्वायर कर दो, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.51/2 है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की, ये -11 है, ये +6 आएगा, तो -11 + 6 2 पर जाएगा, 4 हो गया ना, तो मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इसको नीचे ले जाए, तो मल्टीप्लाई करके
4 मल्टीप्लाई 6.67 3 डिवाइडेड बाय 1 लाख। इसका आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर न्यूटन में आ जाएगा। वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मैंने ये 4 डाल दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर। डिस्टेंस कितना दे दिया? ये किसकी वैल्यू? ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? इतने न्यूटन। पूरा पढ़ना, दो सरफेस जो कि आइडेंटिकल है, लेड स्फीयर्स हैं, समझ आया नहीं यार? 1 मीटर दूर रखा, उन दोनों के दरम्यान में फोर्स ये है, फाइंड देयर मैसेज, हमने उनका मैस फाइंड करना। समझ आया नहीं यार? तो डाटा ये है, डाटा 2, m1 किसके बराबर है, और दोनों को मैं क्या ले लूंगा, हमें m फाइंड करना। समझ आया? उसके बाद जनाब फोर्स कितनी दे दी उन्होंने? 6 न्यूटन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फोर्स। आगे चलो, उसके बाद डिस्टेंस कितना है? कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जनाब अब आपको फाइंड क्या करना है जी? मैस। क्लियर हुआ? सो बिकॉज वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बराबर होती है किसके? डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। अब जनाब अली आपको पता है कि m1 m2 के बराबर है, तो m मल्टीप्लाई m का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, क्या आ जाएगा? एफ जी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज इक्वल टू m स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज m1 किसके बराबर? m2 के बराबर, और दोनों किसके बराबर थी? m के बराबर। m मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, नहीं समझे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सुन रहे हो? स्क्वायर रूट, सॉरी, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? एफ जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, इधर आ गया स्क्वायर रूट, और सुन रहे हो जी? अब मुझे बताएं ये कितना है? अच्छा, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं इसको, तो क्या बनेगा? पॉइंट यहां पे आएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3, 3 प्लेसेस में 1 2 3 न्यूटन। याद आया? तो बच्चे मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3, 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -11, और d1 स्क्वायर ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू m। जनाब अब गौर कीजिएगा, ये तो हो गया कैंसिल, इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर +11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3, वो 1 था, वो गया, तो 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा? 11 - 3 कितना होता है बच्चों? 11 रेज़ टू द पावर 8 है। तो जब ये बाहर आएगा तो इसको आप अगर इसको लिखे भी तो 10 स्क्वायर 4 टाइम लिखोगे। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 होल की पावर 1/2। तो जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, 10 की पावर 4 kg। ये एक मैथ आ गया। इसको आप 10,000 किलोग्राम भी कर सकते हैं। अगर जवाब ये नहीं आया तो और निकाल देता हूं।